त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। त्रिपुरा में भाजपा आईपीएफटी और नागालैंड में भाजपा एनडीपीपी गठबंधन आगे। मेघालय विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनपीपी आगे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत की G20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ को आवाज देने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए G20 की ओर देख रहा है विश्व। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक को किया संबोधित। बैठक के आज के एजेंडे में खाद्य, फर्टिलाइजर्स और ईंधन सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा। प्रधानमंत्री आज भू राजनीति और भू रणनीति पर रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्गिया मेलोनी उद्घाटन सत्र की होंगी मुख्य अतिथि। रायसीना संवाद 2023 का विषय उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। अडानी हिंडनबर्ग में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का किया गठन। जांच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दिया बड़ा फैसला। 3 सदस्यीय समिति करेगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। समिति में प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे शामिल। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन पहले सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए 6 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की पारी 197 रन पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिली 88 रन की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी खबर को लेकर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के चुनावों की मतगणना के 60 सीटों के प्रारंभिक रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी गठबंधन 32 सीटों पर आगे। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने 16 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं त्रिपुरा मोथा के प्रत्याशी 11 सीटों पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर माणिक साहा बोर्दोवली सीट पर आगे चल रहे हैं। नागालैंड में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के 57 सीटों के रुझान मिल गए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा एनडीपीपी गठबंधन 33 सीट पर आगे, जबकि नगा पीपल्स फ्रंट 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 3 सीट पर और अन्य उम्मीदवार 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अकोलोदो सीट पर भाजपा उम्मीदवार कोजेटो किनिमी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं बात अगर मेघालय की करें तो 59 विधानसभा क्षेत्रों में से 57 के रुझान प्राप्त हुए हैं। सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी 25 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे। मुख्यमंत्री और एनपीपी उम्मीदवार कॉनराड संगमा दक्षिण तुरा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन ताइसोंग पेनोरसला सीट पर आगे। भाजपा उम्मीदवार एम संगमा बागमारा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य की सोहिहोंग सीट पर एक प्रत्याशी के देहांत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुकुल संगमा टिक्रिकला सीट पर पीछे चल रहे हैं। और तीनों राज्यों के चुनावी परिणाम पर आशा व्यक्त करते हुए भाजपा नेता धनंजय गरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार देश का विकास हो रहा है, उससे लगता है कि हर जगह कमल ही खिलेगा। आज़ादी के बाद से ही भारत की राजनीति में वैसे लोगों का दबदबा रहा है जिनकी पढ़ाई पश्चिम से हुई है। तो पश्चिम से पढ़ाई करने वाले पूरब की चिंता कभी किए नहीं। आज
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश का, हर देश के कोने कोने का जिस तरह से विकास करी है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का, हर जन का, हर व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ सूर्योदय होता था वहाँ विकास का उदय कभी हुआ नहीं। जिस तरह से विकास का कमल खिल सूर्योदय हो रहा है, जिस तरह से उसमें कमल का खिलना लाजिम है, ये तय है कि कमल खिलेगा। और मेघालय के पिनथोरू मखरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक एएल हेक ने कहा कि मेघालय में भाजपा को अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा और भाजपा की शानदार जीत होगी। I'm contesting for 14 Pantharpura constituency. Expectation, we are working very hard. The BJP will do very, very well this time. Prospect is very, very advantage, and we are doing very hard work. And definitely, we are going to win this elections. और अब बात G20 की। भारत की अध्यक्षता में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने बैठक के उद्घाटन सत्र को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी को ये स्वीकार करना चाहिए कि आज बहुपक्षवाद संकट में है। We must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए भोजन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अमीर देशों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यही कारण है कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ को आवाज देने की कोशिश की है। Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज विश्व स्तरीय वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों को कम करने के लिए G20 की ओर देख रहा है। The world looks upon the G20 to ease the challenges of growth, development, economic resilience, disaster resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. In all these areas, the G20 has capacity to build consensus and deliver concrete results. We should not allow issues that we cannot resolve together to come in the way of those we can.
G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत करने से पहले हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए इस बैठक में 1 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि हम पहली बार एक वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए और आज फिर हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं। इनमें कोविड महामारी का प्रभाव, ऋण संकट की चिंता और जलवायु संबंधी घटनाओं में व्यवधान जैसे विषय शामिल हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, जरूरी नहीं कि इन मुद्दों पर हमारा एक मत हो, लेकिन हमें साथ मिलकर सभी चुनौतियों का हल निकालना होगा। We first came together in the midst of a global crisis and are today, once again, actually confronting multiple ones. These include the impact of the COVID pandemic, concerns of fragile supply chains, the knock-on effects of ongoing conflicts, anxiety of debt crisis, and the disruption of climate events. In considering these issues, we may not always be of one mind. In fact, there are some matters of sharp differences of opinions and views. Yet, we must find common ground and provide direction because that is what the world expects of us. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि आज की बैठक के एजेंडे में खाद्य, फर्टिलाइजर्स और ईंधन सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा शामिल है। Global decision making must be democratized if it has to have a future. Our agenda for today's discussions include the challenges of food, fertilizer, and fuel security. These are truly make or break issues for developing countries. डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ने 78 देशों में विकास परियोजनाएं शुरू की हैं और सक्रिय रूप से आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित भी किया है। India has undertaken development projects in 78 countries and has actively encouraged exchanges and capability building. Today's situation demands that we continue to live up to our international responsibilities. The G20 must be sensitive to the priorities and economic concerns of all our partners, especially those more vulnerable. We must ensure demand-driven and sustainable development cooperation based on country ownership and transparency. Respect for sovereignty and territorial integrity are essential guiding principles for such cooperation. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने अपनी इतालवी समकक्ष का स्वागत किया। तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इसके साथ ही इटली की प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी राजघाट पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। मेलोनी रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी।
उन्होंने वहाँ पर जो विजिटर्स बुक है वहाँ पर अपने विचार भी साझा किए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम से बात भी की है। हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और भारत दौरे पर हैं इटली की प्रधानमंत्री, और ये जो तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की हैं जब द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और इतालवी पीएम के साथ उनकी बातचीत हुई है। तो राइसीना डायलॉग जो होने वाला है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो उद्घाटन सत्र है उसमें उनको आमंत्रित किया गया है, और उस लिहाज से वो भारत दौरे पर आई हैं और प्रधानमंत्री से भी उनकी बातचीत हुई। और ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है इटली की प्रधानमंत्री का, क्योंकि ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उस लिहाज से भी ख़ास तौर पर जब ये राइसीना डायलॉग है जिसमें तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उस लिहाज से इटली की पीएम का ये दौरा बेहद अहम। तो हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री और इतालवी पीएम के बीच वार्ता हुई है और इटली की पीएम का ये भारत दौरा है। हमने देखा कि ये जो दौरा है वो क्योंकि राइसीना डायलॉग में उनका उद्घाटन सत्र में वो मुख्य अतिथि हैं, उस लिहाज से ये जो दौरा है वो अपने आप में बेहद अहम है। और जिन कई मुद्दों की और जिन चुनौतियों से निपटने की हम बात कर रहे हैं राइसीना डायलॉग में, उस लिहाज से भी इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। तो राइसीना डायलॉग में जिस चुनौतियों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें विकसित और विकासशील देश ख़ास तौर पर जिस खाद्य सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी इश्यूज से जूझ रहे हैं उनके साथ कैसे एक मत होकर चर्चा की जाएगी, उस लिहाज से ये जो दौरा है वो बेहद अहम है। किस तरह से ग्लोबल साउथ को आवाज़ देने की कोशिश है जिसमें ख़ास तौर पर पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है, उस लिहाज से भी राइसीना डायलॉग बेहद अहम है, जिसमें जो इटली की प्रधानमंत्री हैं वो उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि होंगी। और जिस तरह से राइसीना संवाद 2023 का अगर जिक्र किया जाए तो उसका विषय है उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ, यानी कि किस तरह से जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है जहां पर हम रूस यूक्रेन की युद्ध की भी बात करते हैं, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम है और इस राइसीना डायलॉग पर सभी की नज़र रहेगी। और क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री इसकी मुख्य अतिथि हैं और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि किस तरह से इस सत्र में जो तमाम चुनौतियाँ उनसे निपटने के लिए चर्चा की जाएगी, मंथन होगा, उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो इसी बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगी। तो 2 मार्च को यानी कि इस संवाद का शुभारंभ किया जाएगा और इटली की प्रधानमंत्री इसी लिए यहाँ पर भारत आई हैं। राइसीना डायलॉग की अगर मैं बात करूँ तो 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और कई अन्य लोग, और साफ तौर पे शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के जानकार, यानी कि एक ऐसा मंच जहाँ पर ये सभी जो है वो हिस्सा लेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जो राइसीना संवाद हो रहा है जिसमें जो इतालवी पीएम है वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल है, ये उस वक्त हो रहा है जब भारत की झोली में G20 की अध्यक्षता आई है। हमारे साथ अमृतपाल जुड़े हुए हैं। अमृत, इतालवी पीएम का भारत दौरा, खास तौर पर राइसीना संवाद में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए भारत आई हैं, बेहद अहम। जी बिल्कुल, काफी अहम दौरा है ये इटालियन प्राइम मिनिस्टर का। आज शाम अभी तो वो प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रही हैं। आज सुबह ही अराइव हुई और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी जॉइंटली राइसीना डायलॉग को एड्रेस करेंगी। एसेंशियली इनकी विजिट एक राइसीना के डायलॉग के संदर्भ में देखी जा सकती है, दूसरा बायलैटरल रिलेशंस के संदर्भ में। इंडिया और इटली का जो पोटेंशियल है रिलेशनशिप्स का, वो चाहे ट्रेड में ले लें या
मल्टीलैटरल फोरा पे कोऑपरेशन करना, ये काफी इनकी कन्वर्जेंसेस हैं। और प्रधानमंत्री मेलोनी अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन, हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन के साथ आई हैं। तो क्लियरली फोकस आज की बात का एसेंशियली ट्रेड टाइज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो मल्टीलैटरल फोरा है जैसे यूएन में, ऐसी फोरा में, G20 में कॉमन पोजीशंस रखना, कॉमन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना, खास करके ग्लोबल साउथ की वॉइस को स्ट्रेंथन करना। कमिटमेंट, दोनों की कल्चरल वैल्यूज सिमिलर हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के मुद्दों पर अहम जोर रहेगा। साथ ही अमृत, जिस तरह से अभी जब हमने G20 का जो वीडियो संदेश प्रधानमंत्री का सुना, साफ तौर पर क्योंकि आप मल्टीलैटरलिज्म का जिक्र कर रहे हैं तो बहुपक्षवाद को उन्होंने बहुत बड़ा खतरा बताया उस लिहाज से। और ये जो रायसीना संवाद हो रहा है, ये इसकी जो पृष्ठभूमि है वो G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली उसके साथ हो रहा है, उस लिहाज से भी इतालवी PM साहिबा का यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचना बेहद अहम। जी, उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद क्राइसिस में है, मल्टीलैटरलिज्म इज इन क्राइसिस, ये प्रधानमंत्री का कहना था जब उन्होंने G20 के विदेश मंत्रियों को अपने वीडियो लिंक से संबोधन किया आज सुबह। उनका बेसिकली कहना ये था कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए गए थे एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए गए थे, तो वो आज की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। दूसरा, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि दूसरी विश्व जंग हुई थी, ऐसी जंगें दोबारा ना हों, और दूसरा कि कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि ये इस फ्रंट पर ये इंस्टीट्यूशंस फेल किए हैं, तो मल्टीलैटरलिज्म या बहुपक्षवाद उस वजह से क्राइसिस में आया है। एसेंशियली वो ये कह रहे थे कि G20 एज अ ग्रुपिंग मल्टीलैटरलिज्म को पुश दे और कलेक्टिव सोच अडॉप्ट करे। जिन प्रॉब्लम्स को दुनिया आज फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज से लेके ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन से लेके जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो इन पर एक कॉमन सोच बनाई जाए और दूसरा कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाए। तो आई थिंक, तो मेरा ये सोचना है कि इटालियन का इस जंक्चर में आना, उनके विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका इस जंक्चर पे इंडिया में आना और रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री के साथ जॉइंट इनॉग्रेशन करना और उसमें पार्टिसिपेट करना, ये मैसेज जरूर देगा कि भारत जैसे बाकी दुनिया के मुल्कों को रीच आउट कर रहा है, इटली को रीच आउट किया है और भारत के साथ पार्टनरशिप को लेके दुनिया के अहम जो देश हैं वो काफी उत्साहित हैं। और साथ ही जो ये इस बार का विषय है अमृत रायसीना संवाद 2023 का, जिसमें उकसावा, अनिश्चितता, शांति, आंधी में प्रकाश समय, यानी कि जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसमें किस तरह से बदलाव लाया जाएगा, जिस तरह की चुनौतियों से तमाम जो विकसित और विकासशील देश जूझ रहे हैं, उस लिहाज से इस बार का विषय बेहद अहम। तो किस तरह से सत्र रहने वाला है पूरा ये संवाद का? देखिए, रायसीना डायलॉग एसेंशियली एक डायलॉग है जो ORF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मिलके करती हैं। इसमें इसका एक ट्रेडिशन रहा है, तो और हमने देखा कि कई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टिसिपेट करते हैं, कई सिटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष या मंत्री लेवल पर पार्टिसिपेशन होती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग रहते हैं कि कैसे जो समस्याएं इस वक्त दुनिया फेस कर रही है उनका समाधान कैसे ढूंढा जाए। ये एसेंशियली एक थिंक टैंक फोरम है जो इन आइडियाज के साथ टॉय करती है और फिर सरकारें उससे आगे अपनी नीतियां बनाती हैं या ये नीतियां शेप करने में एक कड़ी साबित होती हैं या इनपुट्स देते हैं। तो क्लियरली इस वक्त जो संकट दुनिया में है, चाहे वो इकोनॉमिक डाउनटर्न का हो, चाहे वो जो बहुपक्षवाद प्रधानमंत्री ने कहा खतरे में है, तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए और वो ग्लिमर ऑफ होप कैसे क्रिएट की जाए, उस बारे में रहेगा। तो उस लिहाज से ये डायलॉग काफी अहम है। जी, चलिए अमित, हम इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तो हैदराबाद हाउस में
जो है वो मुलाकात हुई है। अभी थोड़ी देर में जॉइंट एक्सपी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगा, तब आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने का आदेश दिया। कोर्ट द्वारा बनाई गई इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे। ये कमेटी मौजूदा नियामक तंत्र की बेहतरी के लिए अपने सुझाव देगी। कमेटी में जस्टिस JP देवदत्त, OP भट्ट, VK कामत, सोमशेखर सुंदेश्वरन और नीलकणी शामिल रहेंगे। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कमेटी के अधिकार के दायरे के बारे में सेबी ने अपने सुझाव दिए। अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को सुनवाई करेगा। आज अतीक अहमद के वकील ने जन सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 17 मार्च को मामले की सुनवाई का आश्वासन दिया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे अहमदाबाद की जेल से रिमांड पर यूपी में न लाने दिया जाए। अगर उमेश पाल मर्डर केस में उससे पूछताछ करनी है तो वो अहमदाबाद में ही हो। ट्रांजिट रिमांड भी दी जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा रहे। अरुणाचल प्रदेश के ताली कस्बे के लोगों को उनके सपनों की सड़क मिल गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने न्यूकम उत्सव के मौके पर लोगों को ये सौगात दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि ADC मुख्यालय को सड़क मार्ग से जोड़ने के इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने पर मुझे गर्व है। 1957 में स्थापित ताली प्रशासनिक मुख्यालय के कभी सड़क संपर्क मार्ग न होने के कारण 51 किलोमीटर यांगटे ताली सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार
पारस ने किया। अपने एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि मिलेट महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का दौरा कर प्रदर्शित उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भोजपुर का मिलेट महोत्सव श्री अन्न के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाएगा ही, साथ ही इसे खान पान में शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 6,828 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीद को मंजूरी दी। विमान की आपूर्ति 6 वर्ष की अवधि में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करके कहा कि ये CCS का एक अहम फैसला है जो हमारे रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती देगा और उससे MSME क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीद भारतीय IDDM श्रेणी के अंतर्गत करीबन 3,108 करोड़ रुपए की कुल लागत से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी है। इन जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू होना प्रस्तावित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा कि CCS का ये निर्णय नौसेना प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसे और मजबूती देगा। और अब बात रायसीना डायलॉग की, जो कि आज से नई दिल्ली में शुरू होकर 4 मार्च तक चलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें कई प्रतिनिधि मंत्रालयों, उद्योग, टेक्नोलॉजी सेक्टर, रणनीतिक विशेषज्ञता से जुड़े होंगे। इस वर्ष का ये संवाद इस मायने में खास है कि ये आयोजन G20 की भारत की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में हो रहा है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू सामरिक विषयों पर संवाद का भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। इसे विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बाल यौन शोषण सामग्री पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और महासचिव DK सिंह के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद सहित विभिन्न हितधारक सम्मेलन में शामिल होंगे। आयोग ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के दुष्प्रभावों से चिंतित रहा है और हाल के दिनों में समय समय पर इस विषय पर संवादों का आयोजन भी करता रहा ताकि इस खतरे को रोकने के तरीके और साधन खोजे जाएं। इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रन पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की पहली पारी के आधार पर 88 रन की बढ़त हासिल की। आज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कल के स्कोर 4 विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरू किया और पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरून ग्रीन 9 पारी को संभालते हुए 40 रन जोड़ पाए, लेकिन अश्विन ने साझेदारी को तोड़ दिया और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उमेश यादव ने धारदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, जबकि अश्विन और उमेश को 3-3 सफलताएं मिली। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन बनाए। और अब बात विश्व पुस्तक मेले की, जहां हर दिन काफी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। मेले में लोगों के मिल रहे अच्छे रुझान से प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित है। इसके अलावा मेले में काफी संख्या में युवा भी प्रतियोगी पुस्तकों को खोजते हुए नजर आए। कैसी पुस्तकों को पसंद किया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाला ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशकों को किस तरह का रुझान मिल रहा है? पुस्तक प्रेमी बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जैन साहित्य के बारे में जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों में। इवन दिल्ली से बाहर जो आ रहे हैं
काफ़ी मात्रा में वो बुक्स हमारे यहाँ से जा रही है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अभूतपूर्व है, अभिन्न है, किसी के कोई कंपैरिजन में नहीं है। सभी के अंदर सब ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि सत्य ज्ञान प्राप्त हो, सत्यता को प्रमाणित करें। सत्य ज्ञान जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। विश्व पुस्तक मेले में प्रतियोगी पुस्तकों की भी काफ़ी मांग है। इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक अग्रवाल जी। सर, किस तरह की डिमांड है? पुस्तक मेले का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था पहले से ही, क्योंकि 2 साल से ये मेला हो ही नहीं पाया था। बुक फेयर में लोगों को इस बार जो उत्साह देखने को मिला है, हमें पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो युवा हैं वो सारे के सारे अभी अग्निवीर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। इसी तरह से MTS और GD कांस्टेबल वगैरह की भी हमारी बहुत डिमांड आई है। जो नया टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो किताबें पब्लिश हुई हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी डिजिटल का टाइम आ गया है। तो हमारी किताबों में QR कोड के साथ सारा एक्सप्लेनेशन है। यदि बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको ट्यूटर के पास जाना पड़ता है। तो हमारी किताबें जब वो अब उसमें उसको स्कैन करता है QR कोड को, तो उससे पूरा वीडियो लेक्चर चालू हो जाता है, तो उसके पूरे बेसिक क्लियर हो जाते हैं, जिसकी आज बहुत बेहतरीन डिमांड है। और कुछ युवा हमारे साथ हैं, बात करते हैं किस तरह की किताबें खोजने के लिए आए हैं मेले? सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक खोज रहा हूँ। बाकी पुस्तकें बहुत सारी हैं, अभी मैं जैसे एंट्री लिया है तो अभी देखना चाहूँगा कि कैसी कैसी पुस्तकें हैं, उसी हिसाब से मैं आगे। आप किस नौकरी के लिए पुस्तकें खोज रहे हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं अपने पुस्तक। आप किस तरह की पुस्तकें खोजने आए हैं? सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSC से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उसको एक बार देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे रीजनिंग के लिए जनरल रीजनिंग की बुक मिली, और बाकी विजन IAS का भी स्लॉट है, वो भी हमें देखना है, एक्सप्लोर करना है। तो कहीं ना कहीं ये युवा पहुंच रहे हैं, वो प्रतियोगी पुस्तकों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और इस पुस्तक मेले में उनको अपनी पसंद की हर पुस्तक मिल रही है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र है। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बाल साहित्य से लेकर आज़ादी के 75 सालों की कहानी, गांधी साहित्य, कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित की गईं। और क्या खास है प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर से। प्रकाशन विभाग का स्टॉल पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खास है यहाँ पर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर। मैम क्या खास है इस बार विश्व पुस्तक मेला 2 साल के बाद दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, पाठकों की रुचि इस पर दिखाई दे रही है, और 500 से ज़्यादा टाइटल्स जो है डिस्प्ले में हमने लगाए हैं। इसमें कि लैंग्वेज बुक्स भी हैं, इसमें उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगला बुक्स भी हमने लगाई हैं। और हमारे जो स्टॉल का जो थीम है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा जो है थीम है, और उस पर हमने कई बुक्स लगाई हैं, कुछ बुक्स हमने इस साल भी लॉन्च करी है, तो उस पर पाठकों की बहुत रुचि दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तकें कौन सी हैं, और लोग जो पुस्तक प्रेमी हैं किन पुस्तकों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो जब शुदा तराने और नॉर्थ ईस्ट अनसीन हीरोज़ और नॉर्थ ईस्ट, उनके लिए बहुत आकर्षण दिख रहा है। और हमने योजना जो हमारी मंथली मैगजीन है 1957 से निकल रही है, उसको हमने बिल्कुल नए रूप में प्रेजेंट किया है, और इस पुस्तक मेले में हम वो भी जो है बिक्री के लिए उपलब्ध है। और आपको ये दिखाना चाहूँगी, बाल भारती जो हमारी मैगजीन है तो 1948 से लगातार निकल रही है, इस साल इसकी 75 ईयर से कंप्लीट करेगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है क्वालिटी बुक्स अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध कराएं, और हम आकर्षक छूट भी दे रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन के लिए भी लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं। छात्र आ रहे हैं तो वो योजना और कुरुक्षेत्र का जो कलेक्शन सीरीज़ होता है, कंपाइलेशन होता है पूरे साल का, वो खरीद रहे हैं। अभी इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा होगा 2020-23 का, वो भी हम जो है सेल कर रहे हैं। रुझान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किन पुस्तकों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? जहाँ तक जर्नल्स की बात है तो योजना जो हमारा मंथली जर्नल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निकलता है, तो यूनियन बजट पे जो हमारा ये इशू आया है, जो हमने बिल्कुल नए तरह से प्रेजेंट किया है, लोग को फील सब चेंज किया है, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। और जो हमारी बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर बुक्स हमारी हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है, और भारत में अंग्रेजी राज 1961 में जो प्रकाशित हुई, उसके बाद इसके 6 बार रिप्रिंट हो चुकी है, तो इसकी बहुत डिमांड है। बीच में कोविड में हमारी जो साहित्य और संस्कृति पर जो मंथली हमारा जर्नल है आजकल,
तो कोविड की वजह से बहुत उसका प्रकाशन जो है तो निरंतर हो रहा था, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन कम हो गया था। अभी हमने देखा है कि लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आजकल अभी भी आ रही है। 1942 और 45 से हिंदी वाला इसका वर्जन आ रहा है और उसका बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो अगर आप भी इस विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो प्रकाशन विभाग का ये स्टॉल देखना ना भूलें, जहां पर काफ़ी संख्या में पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। जन जन के लिए जन औषधि, इसी मूल मंत्र के साथ 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस की शुरुआत 1 मार्च से एक अभियान के रूप में की गई। इस जन जागरूकता अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय से जन औषधि जन चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 6 राज्यों के 10 शहरों में लोगों को जन औषधि के बारे में जागरूक करेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों में जन औषधि के प्रति जागरूकता बढ़े ताकि वो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले पाएं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बिना दवा के या बिना इलाज के ना रहे। यह जन औषधि जन चेतना रथ देश के 6 राज्यों के 10 शहरों में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई जन औषधि परियोजना और केंद्रों पर मिलने वाली सस्ती और अच्छी दवाइयों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इस जन औषधि जन चेतना रथ को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में जन औषधि परियोजना के माध्यम से 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोला है। जन औषधि केंद्र पर सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है। जन औषधि केंद्रों पर डायबिटीज, दिल की बीमारी की दवा के साथ ऑक्सीमीटर तो सस्ती मिलती ही है, बल्कि सैनिटरी पैड भी महज 1 रुपया में मिलता है। जन औषधि केंद्रों का विस्तार शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। जनता जन औषधि केंद्र पर क्वालिटी और सस्ती दवाएं मिले, उसके बारे में जन जागरण हो। जन औषधि मित्र के रूप में लोग जन औषधि मित्र बन के उसका प्रचार प्रसार करें, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित हो। जन औषधि केंद्र के द्वारा महिलाओं के लिए 1 रुपीज़ 1 सैनिटरी पैड उपलब्ध किया जा रहा है, उसके लिए महिलाओं में भी जागृति आए। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत 1 मार्च को जन औषधि जन चेतना अभियान, 2 मार्च को जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा, 3 मार्च को 1 कदम मातृशक्ति की ओर, 4 मार्च को जन औषधि बाल मित्र, 5 मार्च को जन आरोग्य मेला आयोजित होगा। 7 मार्च को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन होगा। जन औषधि ने बीते 8 वर्षों में जरूरतमंदों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो केसर के लिए अभी तक कश्मीर की वादियों को ही मुफीद माना जाता था। पूरे देश में केसर की आपूर्ति कश्मीर से ही होती थी, किंतु अब कश्मीर को भी टक्कर देकर आकांक्षी जिला चतरा में भी बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जाने लगी है। केसर की खेती से यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पेश है झारखंड के चतरा से ये खास रिपोर्ट। झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा में केसर की खेती के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। चतरा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सिमरिया प्रखंड के चलकी और सिरंगदाग गांव में गरीबी का दंश झेल रहे महिलाओं ने केसर की खेती कर गरीबी दूर करने की ठान ली है। गांव की महिला सरिता देवी ने कहा कि JSLPS के समूह से जुड़कर केसर की खेती करने का उन्होंने प्रशिक्षण लिया और फिर ऋण लेकर केसर की खेती शुरू की। केसर की खेती करना शुरू किए हैं, GSPL से जुड़े हैं और खेती करके इसे अच्छा बिक्री होना शुरू हो गया है और इसी से कुछ आमदनी करके बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी हो रहा है। अच्छा, सरिता देवी की तरह ही राजकुमारी देवी और दर्जनों महिलाओं ने इस ओर कदम बढ़ाया है। यहाँ की महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद 30,000 रुपए का ऋण लेकर केसर की खेती कर रही हैं। इस केसरिया सोने की खेती से यहाँ की महिलाओं को लागत से 25 गुना मुनाफा होने की उम्मीद है। JSLPS से जोड़ कर लिए हैं रिंग
रिंग लेकर और केसर की खेती कर रहे हैं। उसमें भी हमको लाभ हो रहा है और उसमें भी बाल बच्चा के भी पढ़ा रहे हैं और मेरा पति भी बैठ गए हैं। उससे केसर की खेती करके हम आजीविका बढ़ा रहे हैं। JSLPS की पहल के बाद महिलाएं इससे प्रेरित हुईं। यहाँ की महिलाओं ने 1 एकड़ से अधिक जमीन पर केसर की खेती की है। केसर की फसल से खेत की क्यारियां महक रही हैं और अप्रैल तक फसल तैयार होने की संभावना है। बाजार में गुणवत्ता के आधार पर केसर के 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति किलो के भाव हैं। यहाँ पे सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षण देकर लोगों को नई नई पद्धति एवं किस्म की खेती करने के लिए प्रेरित किए गए हैं। चलकी एक ऐसा गांव है जहां पे केसर की खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। ठीक उसी प्रकार सेरनदाग में भी केसर की खेती हो रहा है। लोगों को सखी मंडल को बैंक से लिंकेज करवाकर उन्हें राशि उपलब्ध करवाई गई तथा बेहतर तरीके से खेती हो, लोगों को खेती के माध्यम से उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण किया गया है। इसकी खेती JSLPS संस्था की निगरानी में पूरी तरह से जैविक तरीके से की जा रही है। बहरहाल केसर के लिए अभी तक कश्मीर की वादियों को मुफीद माना जाता था, किंतु आने वाले चंद महीनों में अब चतरा की धरती ही कश्मीर की तरह लाल सोना उगलेगी, जो आकांक्षी जिला बनने से हो रहे बदलाव की एक स्पष्ट झांकी है। चतरा से अशोक तुलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर बोर्डिंग के दौरान लगने वाली भीड़ को कम करने और सुविधाएं को हाईटेक करने की दिशा में जल्द ही एक बड़ी सुविधा को शुरू किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली डायल कंपनी ने बुधवार को बताया कि मार्च के अंत तक टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के सभी एंट्री और बोर्डिंग गेट्स पर यात्रियों के लिए चेहरे की पहचान तकनीक आधारित डिजी यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। कंपनी का कहना है कि हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की एंट्री गेट्स पर डिजी यात्रा सुविधा अप्रैल से चालू होने की संभावना है। बता दें कि डायल की ओर से संचालित राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और इसके 3 टर्मिनल हैं। डायल का कहना है कि पहले चरण में 1 दिसंबर 2022 को 3 हवाई अड्डों दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में डिजी यात्रा की सुविधा शुरू की गई थी। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी दर में 4.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिस पर वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत बी नागेश्वरन ने कहा कि इस गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भारत अब भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इस बीच सरकार ने वर्ष 2021-22 के आर्थिक विकास दर को संशोधित करते हुए 8.7% से 9.1% कर दिया। नागेश्वरन ने यह भी कहा कि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। इस बीच जनवरी महीने में मैन्युफैक्चरिंग के PMI के आंकड़े भी जारी किए गए, जिसमें इसका जो स्तर है वो 55.4% रहा और इसे एक बेहतरीन शुरुआत कहा जा सकता है। फरवरी महीने में GST के आंकड़े भी काफ़ी उत्साहजनक रहे। बीते साल के मुकाबले फरवरी में 12% ज़्यादा GST कलेक्शन रहा, जो कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।